जो भी आप करना चाहते हैं आप करें। सड़कों पे निकल के प्रेशर डालेंगे, मैं उसके लिए तैयार हूँ। रिजाइन करना चाहते हैं, मैं उसके लिए तैयार हूँ। कठपुतलियों का खेल अब इंशाअल्लाह खत्म होने को है। पाकिस्तान के इदारों से बड़ा कोई नहीं है। लोग आते जाते रहते हैं, इदारे रहते हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का मौक़िफ़ दुरुस्त है, ये हुक्मरान जाली हैं। पाकिस्तान आपकी वजह से ग्रे लिस्ट में गया। हम सब एक पेज पे हैं, बाकियों को आवाम का स्टेज पे आना पड़ेगा। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। उस कहने को तो क्वेटा में अपोजिशन का सियासी पावर शो था, लेकिन वहाँ पर जो गुफ्तगू हुई उससे लग रहा था कि अपोजिशन की कुछ जमातें रियासत को अपना मसल दिखाना चाहती हैं। हुकूमत को उसकी नाअहली पर आप ज़रूर आड़े हाथों लें। सियासी मुखालिफ हैं आपके और अवाम को रिलीफ देने में नाकामी है तो ज़रूर आप उनको तनकीद का निशाना बनाएं, लेकिन बात यहाँ तक नहीं रुकी। आज इख्तियार की जो लाइन थी, इख्तियार की गई जो लाइन थी, उसमें PMLN ने मज़ीद जो है वो सख्ती हमें नज़र आई। PMLN की लाइन में मज़ीद सख्ती नज़र आई। बलूचिस्तान के मखसूस हालात में किसी ने बलूचिस्तान को आज़ाद रियासत बनाने का कहा तो किसी ने कहा कि तुम्हारी 70 साल की मेहनत ज़ाया होगी। गनशिप हेलीकॉप्टर्स की कहानी भी सुनाई गई, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये बातें वो लोग कर रहे थे जो 3 दफ़ा इक़्तिदार में रहे, बलूचिस्तान के अवाम को महरूमियाँ याद दिला रहे थे। इल्ज़ामात सिर्फ अफवाज पाकिस्तान पर लगाए गए, अपने अदवार की बात करना क्यों भूल गए, ये एक सवाल है। हुकूमत का कहना है कि जलसे में भारत की ज़बान इस्तेमाल हुई तो ऐसी बातें सुनकर क्या तासुर लिया जाएगा। उसी स्टेज पर बिलावल साहब ने भी स्पीच की। उनके लहजे में ऐसी तलखी नहीं थी, बड़ी नपी तुली और मुनासिब बातें थीं जो उनकी तरफ से जो है वो आई। लेकिन PMLN के कायद और उनकी बेटी मरीम नवाज साहिबा जो हैं, उनकी तरफ से जो बातें हुई वो मुल्क का जो दर्द है उसमें क्या मज़ीद जो है वो इजाफा नहीं कर रही, और भारत में इस पर किस किस्म की जो है वो हेडलाइंस बन रही हैं हम सब जानते हैं। अगर आप देख सकते हैं अपनी टेलीविज़न स्क्रीन्स पे, कुछ ऐसी हेडलाइंस हैं जो हम साथ चला भी रहे हैं। अब सवाल यहाँ पे ये है कि क्या वक्त नहीं आ गया कि जो भी इख्तलाफात हों उन पर वाकई कानून के मुताबिक बात हो। आइन की बालादस्ती का नारा इतनी हकीकी है तो इस मुल्क की अदालतों पर एतमाद करें, उनमें पेश हों। इन्हीं अदालतों ने आपको ज़मानत देकर बाहर जो है वो भेजा था, तो इतना एतमाद तो आपको करना चाहिए कि आप वापस आएँ। ये नहीं कि मर्ज़ी के फ़ैसले जो हैं वो आपको कबूल हों, कि अगर आपके हक़ में फ़ैसला जा रहा हो तो आपको कबूल हो, ठीक हो, और सारा निज़ाम ख़राब लगने लगे आपको जब आपके मुताबिक फ़ैसला ना आए। तो हो क्या रहा है, क्या किस तरह जो है वो चीज़ें चल रही हैं, इस पर हम कुछ ही देर में पार्टिसिपेंट से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले फॉर्मर स्पीकर नेशनल असेंबली सरदार अयाज सादिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक़ है। सरदार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सरदार साहब, कुछ ऐसी आवाज़ें आज PDM के प्लेटफॉर्म से आई जो कि जिन पे सबको बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मैं ज़रा सुनवाना चाहती हूँ आपको। अवैस नूरानी साहब ने क्या कहा, ज़रा सुनवाइए। हम चाहते हैं बलूचिस्तान एक आजाद रियासत हो। आज बलूचिस्तान का माहौल ऐसा ही है जैसे आप किसी पसमानदा इलाके में आ गए हैं, और बलूचिस्तान को हर दौरे हुकूमत में पैकेज दिया जाता है। पैकेज देने का मकसद अवाम की खिदमत होता है, हुकूमत का काम है, मगर ये लोग पैकेज ऐसे देते हैं जैसे हम और आप भिखारी हैं। अच्छा अयाज सादिक साहब, बलूचिस्तान को हम आज़ाद रियासत जो है वो देखना चाहते हैं। अब ये एक तो ऐसी जगह पे खड़े हो के बलूचिस्तान के अंदर जहाँ सेंसिटिविटीज़ आप मुझसे बहुत बेहतर समझते हैं क्या है, इंडिया क्या रोल अदा कर रहा है वो भी आप जानते हैं, और ऐसी बात आपके प्लेटफॉर्म से, PDM के प्लेटफॉर्म से आ रही है, क्या आप इसको एंडोर्स करते हैं सर? नहीं, ये बिल्कुल भी दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। मेरा ख्याल है वो जज्बात में आके अपनी जोश जज्बात तकरीर में आके वो बह गए, मगर ऐसी कोई बात नहीं है और ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होगा PDM पे। बल्कि मैं उनसे कहूँगा कि इस इशू को रेज भी करें जो इनकी स्टीयरिंग कमेटी है उसके ऊपर, बिकॉज इसमें जितनी जमातें वहाँ बैठी थी जिनका बलूचिस्तान से भी ताल्लुक था, उनकी भी ये डिमांड नहीं है। तो ये बिल्कुल एक ऐसी चीज़ है जिसपे जो कि किसी भी PDM के मेंबर को एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ये मैं देयर आर नो टू डाउट्स अबाउट इट। राइट सर, बट एट द सेम टाइम अब इस बात को हुए हुए कोई ऑलमोस्ट 3-4 घंटे तो हो चुके हैं, टेलीविजन स्क्रीन्स की जीनत बन चुका है, आपने देखा है। अवैस नूरानी साहब की तरफ से कोई इसकी क्लैरिफिकेशन अभी तक नहीं आई। मीडिया का दौर है, ट्विटर का भी दौर है, उस पर भी चले जाते तो वो कोट हो जाते हैं।
तो लगता है कि वो जो आप बात कर रहे हैं कि शायद वो जोशी खिताबत में बात कर गए, शायद वो बात नहीं है, एक्चुअली मतलब ही उनका यही था। अभी आप जब फोन बंद करेंगी तो मैं उनको फोन करके कहूंगा कि प्लीज इसको क्लैरिफाई कीजिए। अच्छा, आई विल नॉट वेट, जैसे ही आपसे यहाँ से आपके ये जो आपने कॉल की है जी सर, ये कंप्लीट होगी तो मैं इंशाल्लाह उनको फोन करूंगा। सर, वन मोर थिंग, you've been the speaker of the National Assembly, you understand the Constitution, आइन को आप हमसे बहुत बेहतर समझते हैं। अब जो ये बातें की जा रही हैं, चेमगोइयाँ हुकूमत की तरफ से इंदिया दिया जा रहा है कि इस पे बगावत का मुकदमा बन सकता है या इस पे जो है वो इस पे गद्दारी का मुकदमा जो है वो बन सकता है, गो के इस मुल्क में ये दोनों चीज़ें जो हैं वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल हुई हैं। बट ऑन द फेस ऑफ इट आप क्या समझते हैं कि क्या इसका एक जवाब बनता है अगर हुकूमत इनिशिएट करती है? देखें, ये इन्होंने इस हुकूमत ने बगावत को तो एक ऐसे बना लिया है कि जिस तरह के कोई जो साइकिल की जो लाइट होती है उसका चलान करना, उन्होंने बगावत को तो का वो लेवल वो ले गए हैं जिनको ना पता है कि बगावत का मतलब क्या है। इस हुकूमत को और इस प्राइम मिनिस्टर को और इनकी टीम को किसी चीज का भी कुछ पता है। मेरे ख्याल में इनको ना गवर्नेंस का पता है, ना इनको कानून का पता है, ना कायदे का पता है, ना किस तरह पार्लियामेंट चलाई जाती है उसका पता है, ना किस तरह गवर्नमेंट बना जाता है। वो तो अभी तक ऑपोजिशन के मोड में है, तो वो पर्चा करें ना करें दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। बट इस वक्त रानी साहब को इस चीज की वजाहत करनी चाहिए और मैं उनसे बात भी करूंगा कि व्हाट एग्जैक्टली डिड ही मीन बाय दैट। मैंने नहीं सुनी वो कि उन्होंने क्या बात की, मगर जो आप बता रही हैं वो तो एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है सर, मैंने तो इसीलिए वजाहत कर दी कि जो बगावत है या जो इसमें गद्दारी है वो अगेन क्योंकि बहुत पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल हो रही है, लेकिन लाइक आई सेड ऑन द फेस ऑफ इट सिर्फ अगर आइन और कॉन्स्टिट्यूशन को देखें, अगर आपका भी इससे ये बात अभी ये तो आप कह रहे हैं ना सर, आई हैव ऑल द रिस्पेक्ट फॉर यू, बट उनकी तरफ से नहीं आई है ये बात। आप समझते हैं जवाब बनता है? अगर किसी ने ये बात की हो, क्या जवाब बनता है? हमारी सॉवरेनिटी पे जो है वो सवाल उठ रहा है, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पे सवाल उठ रहा है। देखिए, जब हम जनरल ज़ियाउल हक, जनरल याहिया खान, जनरल अयूब, जनरल मुशर्रफ, इन पे गद्दारी के नहीं बना सके, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट किया, क्या कुछ नहीं किया, तो ये इस चीज से ना कोई फर्क पड़ेगा ना इसका कोई मकसद है। तो हम उन पे या तो पहले उन पे भी बनाए ना तो फिर अगलों की बात करें। तो ये Sir, with all due respect, are you trying to say two wrongs make a right? No, I am trying to say कि यहाँ it is बगावत इतनी आसान चीज नहीं है किसी के ऊपर लगा देना। अगर इतने बड़े जराइम के ऊपर नहीं लगी तो ये स्लिप ऑफ टंग मैं कहूँगा कि he has to clarify that, और अगर स्लिप ऑफ टंग नहीं तो वो क्लैरिफाई करें और मैं आई एम श्योर कि हम अपने आप को डिस्टेंस करेंगे इनके। चले सर, फिर एक और बयान है जिससे आपको अपने आप को डिस्टेंस करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बयानात आज इस प्लेटफॉर्म से दिए गए जिससे सवाल उठ रहे हैं। महमूद खान अचकज़ई साहब ने ये कहा कि जी हमें अब हमारी ज़मीनें उस साइड पे भी हैं अफगानिस्तान में, और हमारे पास इस वक्त जो है वो हम आपको सुनवा भी देते हैं कि महमूद खान अचकज़ई साहब ने क्या बात की। ज़रा सुनवाइए प्रोड्यूसर साहब। अगर हमें मजबूर किया गया, हम दोनों तरफ के पश्तूनों से कहेंगे कि इस तार को उखाड़ फेंको, इस तार को उखाड़ फेंको, जिधर फेंकना है वहाँ फेंको। ये एक और चीज़ आ गई है यार सादिक साहब के हमें वहाँ जाने के लिए वीज़ा और ये सारा करना पड़ता है, मजबूर किया गया, बाढ़ को उखाड़ फेंकेंगे। देखिए, महमूद खान साहब ये बातें पहले भी कर चुके हैं, मगर वो पार्लियामेंट में भी कर चुके हैं, मगर एक बात वो कहते हैं कि जी मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे मजबूर ना करो ये चीजें करने को। उन्होंने कभी किसी चीज पे ऐसी बात नहीं। मैं एक डेलीगेशन लेके गया था अफगानिस्तान, जिसमें महमूद खान साहब भी थे, सारे पार्लियामेंट्री लीडर्स थे, सीनियर लीडर्स थे हर पार्टी के, इंक्लूडिंग जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इनके भी थे साहब। वहाँ हमारी अशरफ गनी साहब से 6 घंटे की मुलाकात हुई हमारी उनमें। ही जस्ट और वो एक एक मिनट जो है वो वर्बेटम रिकॉर्डेड है नेशनल असेंबली के रिकॉर्ड में। उन्होंने पाकिस्तान की बात की, उन्होंने वहां जाके ये कोई बात नहीं की, और वो मौका था उनको अपनी लॉयल्टी उनसे दिखाने का। अगर कोई ऐसी चीज होती, उन्होंने वहां भी पाकिस्तान की बात की। तो इसलिए ये लोग ये कहते हैं कि हमें इतना पुश किया जा रहा है कि लोग उसके बारे में ना सोचना शुरू करें। सर, माय अपॉलॉजीज बट आई बेग टू डिफर विद यू। आप उस वक्त स्पीकर थे, नादरा का एक लेटर है ऑन रिकॉर्ड है जिसमें बाकायदा महमूद खान साहब की जमात का कह के कहा गया कि बलूचिस्तान में हमें इनकी जमात और इनके MPAs MNAs जो हैं वो फोर्स कर रहे हैं कि अफगानियों को हम पाकिस्तानी नेशनैलिटी दें।
تو یہ تو آن ریکارڈ ہے، تو وہ پھر چلیں ٹھیک ہے. یہ ایشو ریز ہوا تھا، جو افغانی 30 سال سے پاکستان میں بیٹھے ہیں وہ اپلائی کرتے تھے. دیکھیں ان کا ووٹ بینک ہے، وہ پاکستان میں سیٹل ہو گئے، ان کے بچے یہاں پیدا ہوئے، بچوں کی سکولنگ بھی ہوئی اور بچوں کی شادیاں بھی ہوئی. یہ ریفیوجیز جب ہم نے لیے تھے تو یہ ساری ذمہ داری بوجھ تو ہم پہ پڑ گیا تھا. تو جب انہوں نے ساری زندگیاں یہاں گزار دی تب وہ یہ کلیم کرتے تھے، مگر وہ کلیم ایکسیپٹ نہیں ہوا تھا. چلیں ٹھیک. ایاز صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اب پروگرام کے ہمارے جو پارٹیسپینٹس ہیں ان سے آپ کا تعارف کراتے ہیں. کھیلداس کوہستانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز سے آپ کا تعلق ہے. حلیم عادل شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے. فیصل کریم کنڈی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے. اور بریگیڈیئر حارث صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، آپ ڈیفنس اینالسٹ ہیں. بہت بہت شکریہ آپ تمام مہمانوں کا. کھیلداس صاحب اگر میں باقی پارٹی سے ذرا شروع کر لوں، آپ کی پارٹی کا تو موقف ایک آ گیا ہے، پیپلز پارٹی سے اگر میں شروع کروں، کنڈی صاحب آپ نے یہ بات سنی، اب مجھے یہ بتائیے جو اویس نورانی صاحب کی بات چل رہی ہے، گو کہ اب اس ملک میں سب سے آسان چیز یہ ہے کہ کہہ دیا جائے جی اس کو سیاق و سباق سے ہٹ کے چلایا گیا اور سارا ملبہ ہم میڈیا والوں پہ جو ہے وہ گر جاتا ہے کہ ہم نے اس کو غلط چلایا. آپ کیا سمجھتے ہیں جو مودی کہہ رہا ہے اس میں اور اس میں کیا ڈفرنس ہے؟ آزاد بلوچستان میں اور اس میں کیا ڈفرنس ہے جو آج اویس نورانی صاحب نے بات کی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آپ نے مجھے بھی کسی نے بتایا کہ میں ٹریول کر رہا تھا اور میں نے نورانی صاحب کی سپیچ سنی نہیں، لیکن آپ نے بتایا کہ انہوں نے آزاد بلوچستان کی بات کی ہے. جو کہ دیکھیں پی ڈی ایم میں مختلف جماعتیں ہیں جس میں پاکستان پیپلز پارٹی سمیت 8-9 جماعتیں ہیں جو کہ ان کے نمائندگان اور ان کی لیڈرشپ وہاں پر موجود ہوتی ہے. آج نورانی صاحب نے کس اس سے بات کی یہ تو وہ خود ہی بہتر بتا سکیں گے جو بھی ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا جو سٹانس ہے، چیئرمین بلاول کی جو آج سپیچ ہے، اس سے پہلے جو انہوں نے کراچی میں یا گجرانوالہ میں سپیچ کی، میں تو اس کو انڈورس کروں گا. اور جہاں تک آپ ابھی بات کر رہی تھی، اگر انس نورانی صاحب نے یہ بات کی آزاد بلوچستان کی، تو اس سے میں ایگری نہیں کرتا کہ آزاد بلوچستان پاکستان میں جو ہے وہ ہم نے بہت قربانیاں دے کے ہم نے حاصل کی ہے، اور ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہم بلوچستان کا جو صوبہ یا کوئی بھی ایک چھوٹا سا علاقہ بھی ہم سے جو ہے وہ علیحدہ ہو یا آزاد ہو یا کوئی اور چیز ہو، بلکہ ہم تو آج بات کر رہے ہیں گلگت بلتستان کی کہ ہم اس کو آئینی صوبہ بنانا چاہتے ہیں. ہماری حکومت ہے گلگت بلتستان میں، ہم اس کو آئینی صوبہ بنائیں گے. بلکہ ہم جنوبی پنجاب صوبے کی بات کرتے ہیں کہ جنوبی پنجاب جو کہ پی ٹی آئی نے بھی کہا تھا اپنے مینیفیسٹو میں، وہ آگے بڑھے 100 دن بنانا تھا. اگر ایک چیز مجھے بتائیں، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس پلیٹ فارم سے بہت ساری جماعتیں سب کی نمائندگی ہے. راجہ پرویز اشرف صاحب جنرل سیکرٹری ہیں پی ڈی ایم کے، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ان کو اس کی آ کے نفی کر دینی چاہیے تھی، اور اسی طرح پی ایم ایل این کی طرف سے بھی آ کے کسی کو نفی کرنی چاہیے تھی؟ بہت بڑا بیان ہے. دیکھیں یہ راجہ پرویز صاحب جو ہیں وہ سینئر نائب صدر ہیں پی ڈی ایم کے. ایسی مختلف باتیں ہیں. دیکھیں اس میں اگر آپ دیکھیں کہ ایک ایم این اے آزاد حیثیت سے ایم این اے تھے جن کو کل بلوچستان میں انٹر نہیں ہونے دیا، اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی کنڈیمنیشن آئی تھی، 1-2 پارٹیوں کے نہیں آئی تھی، وہ ان کا اپنا شاید ذاتی موقف ہوگا. لیکن اگر آپ بات کریں کہ جی ایک ایم این اے آتا ہے اور بلوچستان کے حالات خراب کرتا ہے، تو آپ اس کو پارلیمنٹ میں کیوں چھوڑتے ہیں؟ اسلام آباد کے حالات وہ پھر خراب کرتا ہوگا، پھر کل کے بی کے کے حالات خراب کرتا ہوگا، کل اس کے. آپ کا پوائنٹ اگر میں ویلڈ مان بھی لوں، لیکن میرا جو سوال ہے کہ اگر ایک طرح آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ جس طرح محسن داور صاحب پہ اگر آ رہی تھی، کنڈیم کیا جا رہا تھا، تو پھر اس پر بھی جو ہے وہ سب کو اپنا رد عمل دینا چاہیے تھا کہ نہیں یہ ہمارا موقف نہیں ہے، یہ ان کا اپنا ذاتی موقف ہے، کیونکہ اس سے شاید لگتا ہے کہ انڈورسمنٹ آ گئی نا. نہیں دیکھیں محسن داور صاحب کی جو ہے، دیکھیں وہ ایک انڈیپینڈنٹ ایم این اے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کراچی میں بھی آئے تھے، انہوں نے اپنی سپیچ کی تھی. پھر آپ اگر بلوچستان اس کو ایئرپورٹ سے نہیں آنے دے رہے، اس طرح تو آپ نے ان کو، میں خود گیا تھا افغانستان میں اشرف غنی کی ووٹنگ سیریمنی میں، جب ایئرپورٹ پہ جا رہا تھا تو ان کو روکا ہوا تھا، اور شام کی وزیر اعظم صاحب نے کہا نہیں یہ تو مجھے نہیں پتا کیوں روکا گیا ہے، اور پھر آپ نے شام کو اس کو جانے دیا کہ آپ افغانستان جا سکتے ہیں. تو یہ چیزیں دیکھیں، جب آپ ایک پالیسی ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ جی بلوچستان میں وہ نہیں جا سکتے، انٹر نہیں ہو سکتے، بھئی وہ آتے تھے، اگر وہ سپیچ کرتے، سپیچ میرا ویسے چلے ٹھیک، کنڈی صاحب کا پوائنٹ آ گیا. میرا سوال جو ہے وہ اس سے مختلف تھا، میں ذرا حکومت کی طرف بھی جاؤں. حلیم عادل شیخ صاحب، آپ اس وقت یہ بات کر رہے ہیں کہ پارٹی کی طرف سے آ رہا ہے، حکومت کی طرف سے آ رہا ہے کہ غداری کا مقدمہ یا بغاوت کا، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جوشی خطابت میں میں نے جو ہے یہ بات کر دی. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ کیا آپ سیاق و سباق سے جو ہے وہ معذرت سیاق و سباق سے ہٹ کر میں نے بات کر دی؟ جی ڈاکٹر صاحبہ، یہ تو ایک تماشا سا ہی بن گیا ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے
फैसलाबाद गुजरांवाला में जो नवाज शरीफ साहब ने बात की, आज भी वही दोहराई और उस रोज़ से उन्होंने स्टार्ट किया पीडीएम, जिसको हम पहले कुछ और नाम दिया करते थे पीडीएम को, लेकिन मैं कहता हूँ कि शायद ये पाकिस्तान डिस्टेबलाइज मूवमेंट है, कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना उसकी मूवमेंट है जो अब लग रहा है। उन्होंने वहाँ जल बाजवा आर्मी के ख़िलाफ़ बात की नवाज शरीफ साहब ने, उसके बाद ये कराची आ गए। कराची में सफदर रहमान साहब चढ़ दौड़े मज़ार कायद के ऊपर, वहाँ फुदकने लगे कब्र के ऊपर जाकर। उन्होंने कहा ये भी गलती हो गई उनसे। देखिए 5th जनरेशन वार का दौर है कि पाकिस्तान में इस किस्म के हालात पैदा कर दो कि लोग समझेंगे पर पाकिस्तान तो डिस्टेबलाइज हो गया, पाकिस्तान में क्या बच गया। और ये पता नहीं खुदा ना खास्ता, पर जब बीजेपी का नैरेटिव, मोदी का नैरेटिव, आरएसएस का नैरेटिव अगर यहाँ बेचा जाएगा इन स्टेजेस के ऊपर। अब आते हैं आज की बात के ऊपर। अवैस नूरानी साहब ने जो कहा, उसके बाद मरीम नवाज़ की तकरीर हुई, क्या उन्होंने उसको कंडेम किया? चलिए अयाज सादिक साहब ने नहीं सुना, खेलदास भाई ने भी नहीं सुना होगा, कुंडी साहब ने भी नहीं सुना। क्या उसके बाद उसी स्टेज के ऊपर वो बैठी थी और जब वो बात कर रहे थे मरीम साहिबा सर हिला रही थी उसके ऊपर, आप हमने देखी और तकरीर। क्या उनको रोका गया? चले उसको नहीं रोका, गैर अखलाकी बात थी, उसूली तौर पे रोक देना चाहिए था पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करने वालों को, नहीं रोका। उसके बाद कंडेम भी नहीं किया, माजरत भी नहीं की उसको। और उसके बाद बिलावल साहब आ गए, कुंडी साहब के लीडर, उन्होंने भी लाजिम बात सुना होगा। जब लीडर हैं आजकल सोशल मीडिया में सेकंड्स के अंदर बात आ जाती है। क्या उन्होंने उसको कंडेम किया, उससे लाताल्लुकी का ऐलान किया? नहीं किया। उसके बाद या चकजई साहब वाली बात आ गई, इसको किसी ने कंडेम किया, किसी ने इसकी माजरत की। मतलब ये वही है, वही नैरेटिव है कि पाकिस्तान को कमज़ोर करो, खुदा ना खास्ता तो इमरान खान तो जान छुप सकती है। मैं कहना चाहता हूँ, अब आइए अवैस नूरानी साहब के ऊपर, मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मौलाना साहब फरमा रहे थे फजल रहमान साहब के, जी अमेरिका के एजेंट, अमेरिका के एजेंट, इसके एजेंट, उसके एजेंट। जिस शख्स के पास ग्रीन कार्ड होल्डर हो, जिसके पास अमेरिका का ग्रीन कार्ड हो, अवैस नूरानी के पास, आज मैं तो कहूँगा कि फिर वो अमेरिकन एजेंडे पे जो नया एक वो ब्लॉग बन रहे हैं, जिस अंदाज से ये इसराइल को कबूल करवाया जा रहा है, जिस तरह लोग कहते हैं कि इसके अंदर बड़े सारे पता नहीं किस किस का पैसा मिल रहा है मौलवी साहिबान को। तो इसका मैं कहता हूँ जो शख्स आते हो तो अपने ग्रीन कार्ड छोड़ के आओ। अगर पाकिस्तान की बात करनी है, आप तो अमेरिकन को लॉयल हो, आप तो उनके एजेंट भी हो सकते हो, मुझे कहने में कोई एतराज़ नहीं है। जो मेरे मुल्क के तोड़ने की बात करेगा मुझे कोई एतराज़ नहीं। और उसके बाद ये जो मूवमेंट, पापा डैडी मूवमेंट के लोग, इन्होंने कंडेम करना उसको जरूरी नहीं समझा। आज देखिए बैकफुट पे है। ये लीडरशिप कह रही है मैं सुना नहीं, जवाब दे दीजिए, क्या हुकूमत इस पे नजरसानी कर रही है कि बगावत या गद्दारी का मुकदमा चलाया जाए? क्योंकि ये आ रहा है, इस वक्त न्यूज़ चैनल्स पर चल रहा है, तो इसकी जरा तस्दीक या तरदीद कर दीजिए। देखिए हमें समझ में आ चुका है कि ये पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए ये एजेंडा कोई अपोजिशन की तहरीक चला करती हैं। उनका एक उसमें होता है, तनकीद करते हैं, गवर्नमेंट पे करते हैं, खुल हमारी पॉलिसीज़ पे करें, हमारी गवर्नमेंट पे करें, खुल के करें। लेकिन इनका वो तो कहते हैं आपसे झगड़ा ही नहीं है, हमारा तो फौज से झगड़ा है, हमारा तो इससे झगड़ा है, हमारा तो मुल्क तोड़ना है हमने। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो भी ठीक है, जवाब दे रहा हूँ आपको। जी डॉक्टर साहिबा, जी सर, डॉक्टर साहिबा मेरे पास है, जी मेरे पास है। इतनी छोटी बात का मैं आपके कहने पे यस और नो में जवाब नहीं दूंगा। आपका सवाल करना हक है, मैं वही जवाब दूंगा जो मुझे देना चाहिए। बात यह है कि हम इसको सीरियस ले रहे हैं, हम इसकी जड़ तक जाएंगे और ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है। हम उन तमाम जिन्होंने कॉन्स्पिरेसी बनाई है, जिन्होंने इसको डाल दिया कि जी तुम ये बोल दो, तुम ये बोल दो, तुम कब्र पे छलांग लगा दो, तुम ये, हम इंशाल्लाह कार्रवाई करेंगे और दुनिया देखेगी क्या कार्रवाई होती है। जो मुल्क को कमजोर करना चाहेंगे छोड़ेंगे नहीं किसी को। इट्स नॉट अ स्लिप ऑफ टंग, ये एक सोची समझी साजिश है। अमेरिकन एजेंट मौलवी को नहीं छोड़ेंगे हम। चलें, आपका पॉइंट आ गया, मैं उस पर नहीं जाती जो मज़ार कायद पे हुआ और किसका रिश्ता किधर किससे बन रहा है और क्या है, वो छोड़ दें उसको। और आपके कारकुन भी माजी में करते थे, बट दिस इज अनएक्सेप्टेबल। मैं ओन करता हूं, मैं उस एफआईआर को ओन करता हूं, मैं एफआईआर को ओन करता हूं। रिश्ता क्या मैं ओन करता हूं, मैं आपकी बात नहीं कर रही, जिसने कटवाई, कोई नई बात नहीं है सर, छोड़े उसको। मैं तो कह रही हूँ छोड़ दें उसको, जब वो बंदा उधर था ही नहीं, वो कहीं बकाई यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ था, उसको छोड़ दें, मैं उस पर बात नहीं जा रही। बट दिस इज समथिंग वेरी सीरियस। आपको किसने बताया? आपको मुराद अली शाह की बात आपने मान ली? सर आप इन्वेस्टिगेटर हैं, मुराद अली शाह ने कह दिया आपने मान लिया, वो बंदा मौजूद था, उसका फोन नहीं था, जो मुराद अली शाह ने कह दिया आपने मान लिया। क्या बात है आपकी, आप लोग कमेंट कर रहे होते हैं। सर अगर चीफ मिनिस्टर साहब एक बात करेंगे तो उसको या तो फिर आप उसके खिलाफ कोई चीज ले आए और आप इसको प्रूफ कर दें कि हाँ जी वो शख्स वही था,
ورنہ لگے گا کہ شاید یہ جو اس ملک میں ہمیشہ کھیل کھیلا جاتا ہے بغاوت اور چیف منسٹر پیپلز پارٹی کا ہے, چیف منسٹر پارٹی ہے, چلیں سر ٹھیک ہے, چلیں سر ٹھیک ہے, چلیں سر ٹھیک ہے, پھر آپ لوگ آگے کہیں کہہ دیتے نا سر, پھر آپ کہہ دیتے نا اس کی پولیس مجرم ہے سر, پھر آپ کہیں کہہ دیتے نا, پھر آپ کہہ دیتے کہ وہ وہیں تھے. چلیں چھوڑے اس کو, میں آگے چلتی ہوں سر, میں آگے چلتی ہوں سر, میں آگے چلتی ہوں, ایک سے اجازت دیجیے نا, میں آگے چلتی ہوں, میں آگے چلتی ہوں, میں ذرا آگے چلتی ہوں جی, کیونکہ اس پہ جو ہے وہ بہت زیادہ عوام ہے. اور اگر یہ بات ہم کریں گے کہ جی ہم غداری کے مقدمات جو ہیں جس طرح بنتے ہیں اس ملک میں, وہ ایک عجیب بات ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ جو ہے دس کانٹ بی اگنورڈ. میں ذرا بریگیڈیئر حارث العباس صاحب کی طرف چلتی ہوں. بریگیڈیئر صاحب, آج کی جتنی تقریر ہوئیں ان میں سے یہ دو جو ہیں آبویسلی ان کو اٹھایا جا رہا ہے. محمود خان اچکزئی صاحب کی بات ہو, باڑ کو کھاڑ پھینکو, ہم نے سنوا بھی دی ہے. اسی طرح ان کی بات یہ کہہ رہے ہیں جی سیاق و سباق سے ہٹ کے جو ہے وہ چلایا گیا وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے. آپ کس طرح اس کو دیکھ رہے ہیں؟ ڈاکٹر ماریہ, ایک تو نہایت افسوس کی بات یہ ہے کہ جو اویس شاہ نورانی نے بات کی وہ تو انہوں نے بات کی, دیٹ مینس کہ یہ نیریٹو ایک بیانیہ پی ڈی ایم کا بھی ہے, کیونکہ کسی نے اس کو کنڈیم نہیں کیا. آئی وش کہ اس وقت آپ کی لیڈر جو تھی مریم نواز صاحبہ یا مولانا فضل الرحمان, محمود اچکزئی اور بہت لیڈرز آئے, کسی نے اس کو آبجیکٹ نہیں کیا. وہ بہت تکلیف دہ ہے. اس کے اوپر تو میرے خیال میں جتنی یہ بیسک نیشنل سیکورٹی یہ ایک ایشو ہے, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. اینڈ ہی شوڈ بی میڈ این ایگزامپل, تاکہ آئندہ کے لیے کوئی ایسی جرت نہ کر سکے. وین یو ٹاک اباؤٹ دا ٹیریٹوریل باؤنڈری آف پاکستان, اس کے بعد پاکستان فیڈریشن کی بات کرتے ہیں, پاکستان کی مسلح افواج کی بات کرتے ہیں, اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. سیکنڈ بات, جس طریقے سے محمود اچکزئی نے بات کی ہے, یہ تو ان کا سٹانس ہی اینٹی پاکستان ہے. چاہے مولانا فضل الرحمان کو لے لیں یا اچکزئی کو لے لیں یا یہ شاہ نورانی کو دیکھیں, یہ باتیں کرنے کی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فینسنگ, خدا کا شکر ہے کہ فینسنگ کر کے ڈیمارکیشن کر رہے ہیں افغانستان. نمبر 2, آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم دونوں طرح کے پشتون کو اکھاڑ کے پھینک دیں گے. آپ یہ کہیں کہ ہمیں اس کی تکلیف ہو رہی ہے, حکومت کو چاہیے کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے اس مسئلے کا حل کریں. وہاں پر گیٹ بنے ہوئے ہر 1 کلومیٹر کے بعد, وہ بات کریں, گیٹ کھول دیا جائے, جب جانا ہو آپ لوگ جائیں اور پھر واپس آ جائیں, کوئی ایک میکنزم بنا لیا جائے. بٹ یو کانٹ سے کہ آپ پاکستان کی فینسنگ کو توڑ کے اٹھا کے پھینک دیں گے. ہاؤ ڈیئر یو سے دس, یو مسٹ چیک یور ورڈز. اس کے بعد یہی نواز شریف بات کر رہے ہیں, کیا ان کو بات کرنی چاہیے مہنگائی کی, بات کریں پولیٹیکل ایشو کی, بات کوئی اور کریں. آپ اپنے جرم کی بات نہیں کرتے ہیں. آپ پاکستان, آپ وہاں مسلموں کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ دندناتے آپ کی منہ سے آپ لوگوں کو ایڈریس کر رہے ہیں, ان کو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں. آئی تھنک یہ خود خیال ہونا چاہیے کہ آپ کو مورل رائٹ ہے, جس طریقے سے آپ نے وہاں پر پیسہ لوٹ کے پوری فیملی کو لے کے گئے ہوئے ہیں اور آپ وہاں بیٹھے ہیں. ٹھیک سر, آپ کا پوائنٹ آگے نواز شریف صاحب کا, کیونکہ آپ نے ذکر کیا تو میں آج آبویسلی ہم چلا تو سکتے نہیں ہیں کھیلدار صاحب, لیکن انہوں نے آج یہ بات کی کہ جی باجوہ صاحب آپ کو جواب دینا ہوگا کہ پارلیمنٹ میں جو ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے اس کا آپ کو جواب دینا ہوگا. ساتھ ہی ساتھ مریم صاحبہ نے بھی بات کی, بات ہو رہی تھی بلوچستان کی حکومت جو گری ہے اس طرف, انہوں نے کہا جی ماں باپ پارٹی بن جاتی ہے اور ایک دم سے پھر ایک نئی پارٹی جو ہے وہ وجود میں آ جاتی ہے. بلوچستان کی جو آپ کی حکومت گری اس کی بات ہو رہی تھی. اب ذرا آپ کو سنواتی ہوں کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ پلیٹ فارم پہ کھڑے ہیں, پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں, اسی بلوچستان کی حکومت اور سینٹ الیکشنز پہ آصف علی زرداری صاحب نے کیا کہا, ذرا سنوائیے پروڈیوسر صاحب. آپ کا ہر جگہ چیف منسٹر ہے, ہو سکتا ہے بلوچستان میں اب نہ ہو, اس لیے کہ وہ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا لاہور میں موچی گیٹ پہ کھڑے ہو کے, ہم آپ کی حکومت جب چاہیں تب ہم گرا سکتے ہیں. یہ ہم نے سیاسی بصارت سے تھوڑا سا کام کیا, اس لیے کہ ہم نے 6 مہینے پہلے میں کہہ چکا تھا کہ میں آپ کو چیئرمین سینٹ شپ نہیں لینے دوں گا. تب ان کو بات سمجھ نہیں آ رہی تھی, یہ کیسے نہیں لینے دے گا. کھیلدار صاحب, اگر ووٹ کی پامالی ہوئی بلوچستان میں تو پھر تو آصف علی زرداری صاحب بھی اس میں انوالوڈ ہیں, پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ, ان پہ کیوں آپ انگلیاں نہیں اٹھاتے ہیں؟ ڈاکٹر ماریہ صاحبہ, دیکھو اگر ہم ماضی میں جائیں گے, پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کے تجربات حقیقت آپ کے سامنے, 2018 کی بات ہے, زیادہ ماضی نہیں ہے. جب سی او ڈی پہ محترمہ شہید بے نظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب نے سائن کی, تمام پارٹیاں بیٹھی تھی, وہ ساری چیزیں بلا کر بیٹھی تھی. اس کے بعد آپ نے دیکھا 18 امینڈمنٹ آئی, کافی اچھے کام ہوا, ڈیموکریسی آگے بڑھی.
देखें सियासतदान भी गलतियां करता है, हमसे भी आप आसिफ अली जरदारी की कहते हैं ना, हमसे हमारी पार्टी से भी कोई कमी कोताही हुई होगी, लेकिन फिर होती है, मगर अगर आगे बढ़ना है, माजी में रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे, हमें आगे बढ़ना है, जमहूरियत को लाना है। फिर अगर आप कह रहे हैं कि आलाकार कुछ लोग बने तो फिर आप इसमें ये भी कहें कि उनका कसूर था, लेकिन अब हम आगे चलते हैं। मसला ये कि जो 70 सालों में हुआ है इस मुल्क को, हम जिस काज पे अब खड़े हैं, जिस मकसद के लिए खड़े हैं, हमें माजी से निकल कर आगे बढ़ना होगा। वोट की पामाली हुई सर इधर? नहीं हुई तो आज तो आसिफ अली जरदारी हमारे साथ आज मेजबानी की ना, तो आसिफ अली जरदारी साहब ने सर पामाली यही पॉलिटिक्स होती है, यही होता है। आज आसिफ अली जरदारी साहब ने पीपल्स पार्टी ने मेजबानी की, बिलावल भुट्टो करना, ये डेमोक्रेसी। देखिए मैं कहता हूँ हमसे भी गलतियां हुई, मैं आसिफ अली जरदारी साहब के लिए कहता हूँ ना, मेरे हमारे से भी हमसे भी हुई है ना माजी में गलतियां, ये होती रहती है, मगर सियासतदान हमेशा माजी को पीछे रख के आगे बढ़ता है। आज देखें जो ये तल्ख बातें आप कह रही हैं, जो नूरानी साहब के हवाले से मैं आपको कहूँ, जो मैंने ट्वीट उसका देखा है, उसने कहा है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान लाजम जुज़ है। ये मैं उसकी नीयत पे या उसको सोच नहीं, स्लिप ऑफ टंग हो सकती है, ये कोई भी मोहब्बतन ये नहीं है। अच्छा ये PMLN हो या पीपल्स पार्टी हो या PDM, आप देखें इस स्टेज पे तमाम लोग वो मौजूद थे, कौम परस्त भी थे, जमहूरियत पसंद भी थे, आइन की बालादस्ती की बात कर रहे हैं। ये इंडिया को आज हमने जवाब दिया है, जहाँ पे वो बलूचिस्तान में अलहदगी की तहरीक कर रहा था, मगर हम आज पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती की बात कर रहे हैं। ये PDM को क्रेडिट जाता है कि बलूचिस्तान जहाँ पे मस्कशुदा लाशें मिलती है, जहाँ लोग इन जमातों से लड़ते हैं, इन कौम परस्त जमातों से इनके टारगेट करते हैं, तो मैं समझता हूँ ये हमने इंडिया को जवाब दिया है कि नहीं, पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के आइन के लिए हम मर मिटेंगे। एक चीज़ बता दीजिए, अभी जिस तरह मैंने फैसल साहब से पूछा, आप दोनों पार्टीज़ की जो सीनियर लीडरशिप है वो PDM के प्लेटफॉर्म पे ओहदेदार हैं, ठीक है, वहाँ 3-4 घंटे हो चुके हैं, क्या अवैस नूरानी साहब टीवी से कोसों दूर हैं? क्या आपके सब लोग कोसों दूर हैं कि जब तक इस पे शोर नहीं मचा आप सारे उस प्लेटफॉर्म पे थे? नूरानी साहब का ट्वीट चला है ना? नहीं ट्वीट तो उनका जिसने स्लिप ऑफ टंग जिससे हुई है, जिसने अपना मैसेज रख दिया है, ट्वीट किया कर दिया है, यही तरीकेकार होता है। मैं समझता हूँ कोई भी मोहब्बतन ये सोच नहीं सकता कि ये अलहदगी कहीं से भी बात उठे, वो ऐसा एक बड़े आदमी का बेटा है और इसकी मोहब्बतनी में किसी को शक नहीं होना चाहिए। मजे की बात है वैसे, एक तो या तो मीडिया पे सारा इल्जाम लगता है या सियाकुत सबाक की जब बात नहीं, मैं उसकी तकरीर सुन रहा था, वो हुकूक बलोचिस्तान की बात करना चाह रहा था, मैंने जो गेस की तो उस पर स्लिप ऑफ टंग हो गई है। बाकी आप मीडिया खामखा इस इशू को बढ़ाती हैं, गवर्नमेंट को चाहिए उस पर तो PDM की सारी लीडरशिप जो मौजूद थी वो तो गद्दार है उनके नज़र में। मोहब्बतन यही है जिन्होंने सकूत कश्मीर किया है, जिन्होंने मुसलमानों पे इंडिया में जुल्म हो रहा है वहाँ के अक़लियतों के साथ वो खामोशी करके बैठे हुए हैं, धूप में 1 घंटा निकले थे जुम्मे को, वो मोहब्बतन है। हम सारे जो बैठे हुए थे हम गद्दार हैं, तो आप नहीं कह रही है, मगर जो हुकूमत का बयानिया है, हुकूमत का बयानिया यही कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने फौज के खिलाफ, नवाज शरीफ ने आज जो फौज के हक में या जो उनकी जो ट्रिब्यूट दिया है या जो फौज की मोहब्बत है नवाज शरीफ के साथ, मैं समझता हूँ आप माजी देखिए, जब 2013 में नवाज शरीफ आया था तो 550 अरब बजट थी, जब नवाज शरीफ साहब गए 1100 अरब बजट थी, ठीक है, जे थंडर हो 6 एटमी धमाके हो, तो आप ये बयान आपका चलेगा नहीं, ये बयान बिकेगा नहीं। पहले कहा कि गद्दारी या यहाँ पे बगावत के मुकदमात जो हैं वो तो ऐसे हो जाते हैं, उसमें तो कोई वो है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे एक बड़ा संगीन मसला आ रहा है। मैं जरा कुंडी साहब की तरफ चलती हूँ। कुंडी साहब, अभी जो जरदारी साहब का हमने सुनवाया, क्लिपिंग सुनवाई, और ऑब्वियसली सेनेट के इलेक्शंस में क्या हुआ उससे पहले बलूचिस्तान की हुकूमत किस तरह गिरी, तो आप नहीं समझते कि अगर वोट की पामाली हुई तो फिर आप भी उसमें जो है वो हिस्सेदार थे, या आप बकौल आप लोगों के पॉलिटिकल पार्टीज आलाकार बनती हैं, वो इस्तेमाल होती हैं, तो फिर शायद आप भी इस्तेमाल हुए? देखें डॉक्टर साहबा, आपने क्लिप चलाया और मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी से गलतियाँ होती हैं और हमें इतनी इखलाकी ज़रूरत है कि हम जब जरदारी साहब प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने सबसे पहले बलूचिस्तान की आवाम से माफ़ी मांगा था कि जो उसके बाद जो आपने ये क्लिप चलाया इसके हवाले से, बलूचिस्तान असम्बली के हवाले से, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो मैं समझता हूँ कि चेयरमैन बिलावल के तर्जुमान मुस्तफ़ा साहब ने इस बात पे ऑलरेडी जो है वो माफ़ी मांगी थी। उसने कहा अगर ये हमसे गलती हुई है, मैं भी कहता हूँ गलती हुई है, गलतियाँ होती हैं, लेकिन हमें इखलाकी ज़रूरत है कि हम माफ़ी मांग सकते हैं। आपने अब बात की, मेरे भाई अलीम आदिल शेख साहब ने कुछ बातें की,
लेकिन फिर अगर क्लिप चलाए जाएं तो फिर अगर इमरान खान साहब की क्लिप चलाएं जो उन्होंने इदारों के मुतालिक और जर्नलों के मुतालिक बात की, तो मैं उस पर नहीं जाना चाहता। वो आपके सामने भी वो क्लिप्स हैं, मेरे सामने भी हैं, और वो छुप नहीं सकते सोशल मीडिया से। वो क्लिप्स सबके सामने है कि क्या क्या चीज़ उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा। फिर आप अगर देखें, अगर आप कायद आज़म के मज़ार की बात करें तो इसमें देखें, पहले अब मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं उसको डिफेंड ये करूँगा कि जी पीटीआई ने क्यों किया, फिर आपकी ये आपके साथ ही टीवी स्टेशन है, इस पे हमला किसने किया, पार्लियामेंट पे लानते किसने भेजी, और इसी पार्लियामेंट में दोबारा कौन वापस गया। तो ये चीजें देखें, अगर आप माजी की बातें करें तो इनकी एक लंबी चार्जशीट है। फिर वही MQM हमारी तरफ एक मिसाल है कि जी मैंने इस गाजर पे नहीं थूका जब भूख लगी और मैं इसको खाना चाहता हूँ, तो वो MQM माइनस जो है एक लीडर की, वो MQM बड़ी पाक साफ और शफाफ हो गई है। वही चौधरी साहबान शफाफ हो गए। लेकिन हम तो अखलाकी जरूरत है, माफी मांगते हैं। इन्होंने कभी इनके लीडर ने माफी मांगी कि मैंने जो बातें की है, कुंडी साहब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैंने जो ये मुझे सिर्फ मैंने कहा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, माफ़ी जो है वो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब की तरफ से आई, लेकिन अगर ना चेयरमैन की तरफ से आई ताकि पार्टी का स्टांस जो है वो पता चल जाए। लेकिन एक आयरॉनिक बात मुझे ये लगती है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन होता है, उसमें होता है एक दूसरे के मैंडेट को हम एक्सेप्ट करेंगे, उसको रिस्पेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद फॉल आउट क्या हुआ वो हम सबको पता है। क्या वजह है कि बार बार ये चीज़ें होती हैं और फिर कहा जाता है ये गलती हो गई, ये गलती हो गई, और जब बयानिया बनाया जाता है कि इस निज़ाम की तबाही में कौन रिस्पॉन्सिबल है तो एक इदारे को सिर्फ नामजद किया जाता है? देखें, गलतियां होती रहती हैं, ये बात नहीं है कि मैं कहता हूँ मुझसे भी गलतियां होंगी, पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरशिप से भी गलतियां होंगी, आपसे भी होंगी, बाकी लोगों से भी होंगी, ठीक है। जो एक्सेप्ट करे वो बड़ापन है, ठीक है। हम कहते हैं कि हुई है माजी में। अगर आप थोड़ा सा 80s में जाएं तो PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक बड़ी जो है वो तारीख कहें, एक तारीख है या जो भी आप बात करें, बड़ी तल्ख एक तारीख है। और उस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए देखें, COD हुआ, उसके बाद हमने बड़ी कोशिश की, और अभी भी मैं समझता हूँ कि PDM का एक प्लेटफॉर्म बने, अपोजिशन जमात, इनका मंशूर सब कुछ अलग है। कल शायद हम एक दूसरे के खिलाफ भी इलेक्शन लड़े, हम गिलगित बल्तिस्तान में एक दूसरे के खिलाफ शायद इधर इलेक्शन लड़ रहे हैं। कैंडिडेट्स हर पार्टी के अपने अपने कैंडिडेट्स हैं, हम एक दूसरे के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन ये तहरीक हमने बनाई है, बिल्कुल इस हुकूमत के खिलाफ बनाई है। और बिल्कुल आप देखेंगे जैसे जैसे ही ये तहरीक के जलसे होते जा रहे हैं, आप इनकी बुकलाट के देखें, वज़ीर आज़म साहब की इंटरव्यू को देखें, उनकी जो बुकलाट है। अब ये समझते हैं कि पूरा पाकिस्तान और पूरे पाकिस्तान की इदारे टाइगर फोर्स बन जाए, तो टाइगर फोर्स नहीं बन सकते। आप सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन देख लें कि वो क्या कहते हैं। फिर आप देखें कुंडी साहब, I'm sorry, I'll have to interject, एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस इन्होंने एक स्टेटमेंट में बात करूंगा। एक स्टेटमेंट इन्होंने दिया है कि आर्मी चीफ को सियासतदानों से मुलाकात नहीं करनी चाहिए। तो आप वज़ीर आज़म में तो आप कहते हैं आप कर रहे हैं ऑर्डर, आज आप एक ऑर्डर इशू कर दें कि छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं तो ब्रिगेडियर हारिस की तरफ जाऊंगी और उनसे भी इसी मुद्दे पर जो है वो बात करेंगे, सवाल उठाएंगे। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रिगेडियर साहब, एज एन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट आप क्या देखते हैं कि जिस किस्म की अब पॉलिटिकल पार्टीज अपनी चीज़ों का तो ये कहती हैं, अगर आलाकार वो बने किसी इदारे का या कोई उन्होंने रोल अदा किया हुकूमतें गिराने में या वोट की पामाली में, तो वो कहते हैं हमसे गलती हो गई। लेकिन जिस वक्त निज़ाम की खराबी की बात की जाती है तो सिर्फ एक इदारे को जो है वो रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है। लेकिन डॉक्टर मारी, ये एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। आप इंडिया में देखें क्या कुछ वहाँ पर रॉ कर रही है, पाकिस्तान में, ग्लोबली, मनी लॉन्ड्रिंग में। क्या कभी उनके रॉ इंडियन गवर्नमेंट के बारे में उनके मीडिया ने कभी कोई बात की है? जिस तरीके से पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज ने पिछले 20 साल से ऑपरेशंस किए हैं, सेक्रीफाइसेस दिए हैं, चाहे राह रास्त की बात करें, राह निजात की बात करें, ज़ल्ब अस्द की बात करें या रद्दुल फसाद की बात करें, कितनी प्रोफेशनल तरीके से मुल्क से हमने सारी दहशतगर्दी ख़त्म कर दी। और यही दुश्मन ने रियलाइज़ किया कि देखें, इराक़ में बात तो हमेशा लिबिया की बात करता हूँ, सीरिया की बात करें, यमन, अफ़गानिस्तान, पैलेस्टाइन, क्यों वहाँ पर उनके दुश्मन के नैरेटिव कामयाब हुए? बिकॉज फ़ौज कमज़ोर थी। फ़ौज जहाँ फ़ौज मजबूत, और ये उन्होंने रियलाइज़ कर लिया है कि आप फ़ौज को टारगेट करो। याद रखें, जिस मुल्क में अपनी फ़ौज नहीं होती है उस मुल्क में दुश्मन की फ़ौज होती है। ये बड़ी एक मशहूर सेइंग है। सर, आप कथा कलामी की माफ़ी, आप ही के एक कॉलीग हैं जनरल मुस्तफ़ा साहब, उन्होंने कुछ दिन पहले एक चीज़ कही थी, आपके इसी पॉइंट से जोड़ रही हूँ, क्या फ़ौज का इस वक्त जो इस वक्त फ़ौज मलाइन हो रही है
उसकी क्या वजह ये है कि जो PTI की गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर पा रही, जिस पे गुलाम मुस्तफ़ा साहब ये बात कर रहे थे कि इट्स हाई टाइम कि फौज को जो है वो अपने आप को PTI से डिसोसिएट करना चाहिए। क्या आप समझते हैं ये भी एक जवाब है? देखें, इसलिए फौज जब तक फेडरल गवर्नमेंट चल रही है, फौज की आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है कि उसको सपोर्ट करना। जहां पर रियासत की बात है कि फिर फौज की अपनी एक थिंकिंग होती है। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। सेकंड ये कि PTI की गवर्नमेंट को भी अपना इस वक्त जो है वो, उनके लिए मैं हमेशा बात करता हूँ कि ये 2 महीने 3 महीने में दे हैव टू शो रियली दैट दे डिलीवरिंग प्राइस कंट्रोल, आटा, चीनी, कमोडिटी। अगर ये चीज़ों को ये ठीक कर लेते हैं इमीडिएटली, तो एक तो ऑपोजिशन बयानिया वैसे ही डाउन हो जाता है, ना वो फौज को फिर वो क्रिटिसाइज कर सकेंगे। जो उन्होंने बयानिया 2 पकड़े में पॉलिटिकल, देखिए पॉलिटिकल इशू पे जो मर्जी बात करें, आपने फेडरल गवर्नमेंट को जो कहना कहें, आप उनकी कमजोरियां, गवर्नेंस, महंगाई, इकोनॉमी की बात करें, डोंट ब्लेम योर आर्म फोर्सेस। जिस तरीके से आप चीफ आर्मी स्टाफ को एड्रेस करके जो बातें की जा रही हैं, आई थिंक इट इज हार्ट ब्रेकिंग, बिलीव मी। वो राइट, मैं इस पे आगे आती हूँ कि इसका अगला सवाल आपसे यही होगा जब आएंगे इस पर, क्योंकि रैंक एंड फाइल की भी बात हो रही है, आगे जाके इस पे भी बात करेंगे। हलीम आदिल शेख साहब, क्या आप समझते हैं कि जो आपकी नॉन डिलीवरी है, जिसमें जो काफ़ी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर साहब खुद भी एक्नॉलेज कर चुके हैं, वो एक बहुत बड़ा जवाब बन रहा है, ऑपोजिशन को एक ईंधन फराम कर रहा है कि वो ये तहरीक चला सकें? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत बड़ी डिलीवरी भी है। प्राइम मिनिस्टर साहब जब बात करते हैं, हम हक गोई करते हैं, हम कहते हैं महंगाई का प्रॉब्लम है, उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं, इंशाल्लाह चंद हफ्तों में ठीक कर लेंगे। लेकिन जो जितनी बड़ी डिलीवरीज हैं, अभी FATF को देख लीजिए ना, इनकी, हमारा तो इशू नहीं था कोई, इनकी मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से दोनों मनी लॉन्ड्रर जो पिछले 10-12 साल में रहे, 5-5 साल का टेन्योर करके गवर्नमेंट्स, जिन्होंने कभी TT के ज़रिए, कभी कैश बॉयज़ के ज़रिए, कभी कैसे मनी लॉन्ड्रिंग की, और इसके साथ जब बड़ा करता है तो फिर सारी लग जाएगा उसके अंदर। इनकी वजह से FATF ने हमें फंसे थे, हम लोग ग्रे लिस्ट में आए थे 2018 में, शायद फरवरी में। अब इस 1 साल में पिछली दफ़ा 5 पॉइंट्स हमारे पास थे, हमने 21 पॉइंट्स को कवर कर लिया है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जहाँ चीज़ें पॉजिटिव हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक इशू है। अब देखिए सिंध में अगर आटा महंगा हुआ, उसकी इशू क्या थी कि सिंध गवर्नमेंट ने गंदम देर से रिलीज़ की, लेकिन फिर भी हम समझ सकते हैं कि महंगाई एक बहुत बड़ी मुसीबत है जिसको हमने हल करना है। तो इतनी सी बात को अगर एक सच्चा शख्स आपको मिल गया जो बात करता है कि ठीक है महंगाई एक प्रॉब्लम है, इससे पहले तो ढीठ लोग हुआ करते थे, कुछ भी कर लो, हम कहते थे, ये कहते हैं मोबाइल फ़ोन, कहते थे नहीं ये तो रेडियो है, उनका तो इलाज नहीं था हमारे पास। आज ये है कि हम अगर जो समझते हैं उसको एग्री कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा। लेकिन हलीम आदिल शेख साहब, क्या आप ये नहीं समझते, कोई दुनिया में, इजाज़त दीजिए ना, क्या आप ये नहीं समझते कि अगर आप जो बकौल आपके माफियाज हैं उन पे आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और चीनी जो है वो आज 115 रुपये 120 रुपये जो है वो चली गई है, आटे का भी यही हाल है, बहरान पे बहरान आई जा रहा है, तो आप नहीं समझते कि इसमें आपकी जो है वो नॉन डिलीवरी में ये आपकी ये पिछली हुकूमतों पे नहीं डाला जा सकता? ये चीज़ें वो है जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, मैकेनिज्म नहीं आपके पास है कोई। ज़रा डिलीवरी पे भी डिलीवरी पे भी आ जाइए ना। कोविड की मुसीबत जिससे ना इंडिया ठीक कर सका, ना अमेरिका, ना बहुत बड़े ममालिक नहीं कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी हैंडलिंग देखिए, आज दुनिया भर में लोग कह रहे हैं कि इस मुसीबत से किस तरीके से इस प्लानिंग के तहत इसको बचे। कोविड के अंदर जब लोगों के पास 2-2 वक्त की रोटी नहीं थी, फाके पड़ रहे थे, उस वक्त भी 193 अरब रुपए लोगों के अंदर दिए गए। निचली सतह के ऊपर लोगों हेल्थ कार्ड्स KP में दे दिए गए, पंजाब में हर जिले में दिए जा रहे हैं, सिंध वाले अपना शेयर नहीं दे रहे, फिर भी थरपारकर में दे दिया गया और लोगों के लिए, मतलब आप गरीब आदमी के लिए बहुत कुछ हो रहा है, उनके रिलीफ के लिए। गरीब आदमी के लिए आप बहुत कोट करते हैं हफीज पाशा साहब को, उनका ये अगले दिन का बयान है कि अगर पहले 6 करोड़ लोग जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे थे, ये अब फिगर 8 करोड़ तक जा चुका है। तो मेरा ख्याल है ये चीज़ें तो गिनवाना इस वक्त ज़रा, ये आपकी नॉन डिलीवरी है ना जो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। मैं ज़रा खेलदार साहब से भी उनको पॉइंट ऑफ व्यू पाशा साहब को हफीज पाशा साहब को मैं अर्ज करना चलूँ, हफीज पाशा साहब को हम कोट नहीं करते। हफीज पाशा साहब का अपना एक नैरेटिव है, वो मुस्तकिल बैठे हैं, वो मखसूस चैनल के ऊपर भी बैठे हुए हैं, लेकिन बात यह है कि मुल्क बहुत आगे गया है, बहुत सारे इशूज़ के अंदर मुल्क आगे गया है, मुल्क आगे जा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 3 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई थी,
वो बड़े ऑप्टिमिस्टिक है। इंशाल्लाह मैं नहीं समझता 2-3 हफ्तों के अंदर इस महंगाई वाले इशू पे काबू पा लिया जाएगा। चले सर, हमारी भी दुआ है, थोड़ा सा टाइम दीजिए, हमारी भी दुआ है कि आप ये कर लें। कई साल का 25-30 सालों का, अरे छोटे से इशू, महंगाई का इशू का और कब हो जाएगा, बाकी हर चीज मुल्क से करप्शन का खात्मा हो चुका है, मुल्क से करप्ट लोगों में हाथ डल चुका है। जो पहले जो बीआरटी में क्या करप्शन, वैसे आपने हाथ पकड़ लिया, आपने तुम्हारी बारी है, मेरी बारी, पकड़ ली, बीआरटी वाले पकड़ लिए। मैं वैसे पूछना चाह रही हूँ कि आप कह रहे हैं करप्ट लोगों का जो है वो हो गया, बीआरटी में क्या हुआ? अच्छा चलो ठीक, नहीं चलो ठीक, बीआरटी में क्या हुआ जरा बताइए। बीआरटी में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अगर नैब ने पकड़ना है नैब पकड़ ले, नहीं अगर नैब ने पकड़ना, सुने नहीं पूरी सवाल के जवाब ये भी तो सर फिर ये भी आप क्रेडिट नैब को देना कि नैब पकड़ रहा है, करप्ट लोगों को आप नहीं पकड़ रहे, ये भी क्रेडिट नैब को दीजिए। नैब पकड़े ना, नहीं नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं। देखिए नहीं, पहले क्या होता था, एनआरओ मिल जाया करता था, छोड़ दिया जाया करता था, वो गवर्नमेंट करती थी एनआरओ। हम एनआरओ नहीं दे रहे हैं, नैब का काम है पकड़ना छोड़ना जो करना, हम एनआरओ नहीं दे रहे हैं। इनका पेट का दर्द सिर्फ एनआरओ है, वो दे नहीं रहे, बाकी जो है माजरत के साथ ये बयानियां बिक नहीं रहा, छोड़ नहीं रहे। मैं चले ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। खेला साहब आपने बड़ी चीजें जो है लिखी हुई, मेरा ख्याल है कुछ आप बोलना चाह रहे हैं, मैं आप पे पहले आ जाती हूँ, फिर सवाल अपने बाद में रखती हूँ। नहीं, मैं समझ रहा हूँ हलीम आदिल शेखी साहब की बात जो मैंने सुनी है, पहले इनका बयानिया था चोर का, वो बयानिया इनका पिट गया। अब इन्होंने नया बयानिया बनाना शुरू कर दिया, गदार खेलना है, इंडिया के यार है, मोदी के यार है। और अब जो ख़तरनाक ये बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रही है, जो इदारों को जो इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, हर चीज़ में ये कहते हैं कि ये आर्मी के ख़िलाफ़ है या आर्मी, हालांकि खुदा न खास्ता ऐसी कोई बात नहीं है। आज आप कायद नवाज शरीफ की तकरीर सुने, पूरी उनको उनकी खिदमत, उनकी जुर्रत, फ़ौज की तमाम उसको ट्रिब्यूट दिया गया है। तो ये क्यों इस तरह इदारों को इन्वॉल्व कर दे? ये फेटअप की कह रहे हैं ना कि फेटअप का इन्होंने कोई कानून साजी करवाई है? बताए, पूछे इनसे, इन्होंने करवाई है? मैं आपको बताऊं किसने आके हर चीज़ में चीफ ऑफ आर्मी आके आगे बढ़ते हैं। पुलवामा वाक़े में चीफ ऑफ आर्मी ने सबको, स्पीकर ने बुलाया, प्राइम मिनिस्टर नहीं आया इस बड़े मसले पे। उसके बाद जीबी के मसले पे प्राइम मिनिस्टर नहीं आया। फेटअप पे इन्होंने फेटअप के कानून को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की, अपने शराइत डालने की कोशिश की, अपने सियासी इंतकाम डालने की कोशिश की। आखिर में आपने देखा किस तरह अपोजिशन ने संजीदगी का मुजाहरा किया। और मैं इनको याद दिलाता रहा हूँ, नवाज शरीफ के दौर में 2015 में ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान निकला था, वो क्रेडिट भी नवाज शरीफ को जाता है। तो आप ये चीज़ें इस तरह आप इदारों को मुतनाज़ा ना करें, प्राइम मिनिस्टर मुतनाज़ा ना करें। मैं समझता हूँ उनके अंडर में है सब चीज़। क्यों कराची का मामला होता है, क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर छुप जाता है? 3 दिन कहाँ चला गया था, क्यों नहीं बात की? क्यों चला गया? आखिर वो कह रहे कॉमेडी है। कॉमेडी नहीं है ये इनका यार, किसी की चादर चौदीवारी की एक और खातून की पामाली हो, इन्होंने एफआईआर कटवाई। क्या लिखा है इसने एफआईआर में? ये तो नहीं लिखा बेरुमती हुई है। किस बेरुमती की ये बात करते हैं? कायदे-ए-आज़म का ये बयान नहीं था वोट को इज्जत दो, मादरे मिल्लत का ये बयान नहीं था? क्या ये जुर्म है वोट को इज्जत दो का नारा लगाना? तो ये करते ना बेरुमती की एफआईआर, क्यों नहीं करवाई? तो मैं समझता हूँ ये इन चीज़ों को एक इदारे के पीछे अपनी नाकामियां, अपनी नालायकियां सब छुपाना चाहते हैं, मगर इस तरह हम इनको भागने नहीं देंगे, इनको छुपाने नहीं देंगे। जो सच है वो सच रहेगा। ठीक है, मैं जरा कुंडी साहब की तरफ चलती हूँ। कुंडी साहब, अभी खेलदा साहब कह रहे थे कि मुतनाज़े जो है वो इदारों को नवाज शरीफ नहीं बना रहे, बल्कि इमरान खान साहब खुद जो है वो बना रहे हैं। जो अब ज़बान नवाज शरीफ साहब जिस तरह की इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे ये कहा जा रहा है कि फ़ौज में वो इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, या रैंक इन फाइल में बहुत इसमें जो है वो डिवीजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब से तो मैं पूछूंगी आप क्या समझते हैं? ये क्या आप इसको देखते हैं या आप समझते हैं उनका बयानिया बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है? देखिए डॉक्टर साहब, मसला ये है कि देखिए हर इदारे में अच्छे बुरे लोग होते हैं। मैं सियासतदानों में अगर आप कहते हैं कि जी करप्ट हैं, चोर हैं, डाकू हैं, बिल्कुल होंगे, हर पार्टी में होंगे। ज़रूरी नहीं है कि कोई ऐसी पार्टी होगी जो बिल्कुल फरिश्ते होंगे, जैसे पीटीआई अपने आप को क्लेम करती है कि हम फरिश्ते हैं। हर इदारे में अच्छे बुरे लोग होते हैं। हमें एतराज़ था इलेक्शन पे, हमने ये सिलेक्टेड वज़ीर आज़म इसलिए नहीं कहा, हमें एतराज़ था इलेक्शन पे, लेकिन हमने जमहूरियत की खातिर वो रिजल्ट भी माने और हम पार्लियामेंट के अंदर आए। फिर आपने उसको देखा। लेकिन मैं साथ साथ अपने एक मिनट में अपने हलीम आदिल शेख साहब के आजिज़ाना से सवालों के जवाब दूँ। इन्होंने पिछले उसमें कहा कि जी वो, मैं अंस नूरानी को डिफेंड नहीं करूँगी, जी वो अमेरिकन के सिटीजन है, अमेरिकन को डिफेंड कर रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि आपकी काबीना में कितने लोग हैं जो कि अमेरिकन सिटीजन हैं, कैनेडियन सिटीजन हैं, यूके के सिटीजन हैं? तो वो क्या आपको डिफेंड कर रहे हैं? क्या उन्होंने पाकिस्तान की खातिर वो नेशनलिटी छोड़ दी है जो आप कह रहे हैं? जहां पर आप कहते हैं कि ये ढीठ हैं और हर बात पे बुड़ जाते हैं, मेरे ख्याल में इनको समझ इस वक्त नहीं आ रही है, क्योंकि सारे दिन के थके होंगे, रात का टाइम है,
क्योंकि जीत तो आपके वज़ीर-ए-आज़म है जो हर बात पे यू टर्न ले लेते हैं। तो क्या आपने वज़ीर-ए-आज़म के मुताल्लिक कह रहे हैं किसी और के मुताल्लिक? हर चीज़ पे वो कहता है कि वो तो बड़े लीडरों का काम है कि यू टर्न लेना। तो जो बातें उन्होंने की थी उस पे आज वो यू टर्न नहीं ले रहे हैं, क्या किस बात पे उन्होंने यू टर्न नहीं लिया? तो ये चीजें अगर आप दूसरों के लिए करें तो अपने लिए भी करें। आप मुझे बताएं कि आपका स्टांस जो एमकेएम के खिलाफ था, आज बताएं कि वो जो मुशर्रफ है जिसके ऊपर आर्टिकल 6 लगा था, उसको भी तो अदालत बुला रही है, उसको आप कब लेके आ रहे हैं? क्योंकि दुबई तो नजदीक है, लंदन थोड़ा दूर है। तो मेरे ख्याल में इनको क्रिकेट की ज़बान समझ आती है। जब आप जाते हैं किसी मुल्क में क्रिकेट खेलने के लिए तो पहले आप छोटी टीमों के साथ खेलते हैं, फिर आप जाके वनडे और टेस्ट खेलते हैं। तो दुबई तो नजदीक है, पहले छोटा मैच खेल लें, मुशर्रफ साहब को लें, फिर उसके बाद जो है नवाज शरीफ साहब को लें, बाकी फिर साथ साथ उसको अल्ताफ हुसैन साहब को भी लें, जितने भी हमें वांटेड लोग हैं सबको लें। अच्छी बात होगी। हम तो कहते हैं सबको ट्रायल हो जाए, जो भी वांटेड है पाकिस्तान में सबको लें। सही। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आपकी तरफ आती हूँ। आप ऑब्वियसली फौज की पल्स को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। जो ये बात की जा रही है कि इंतशार फैलाने की कोशिश की जा रही है, रैंक एंड फाइल पे इसका बहुत इफेक्ट आ रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए डॉक्टर मारिया, ये नवाज शरीफ ने एक बड़ी डेंजरस गेम खेली है। उन्होंने डायरेक्ट ट्रुप्स को एड्रेस किया रैंक एंड फाइल को। ही सेड कि आप लोग ऐसे हैं, बहुत अच्छे हैं, ये हैं, लेकिन आपकी कमांड, व्हेन यू टॉक अबाउट कमांडर्स, दैट हैज अ सीरियस इम्पैक्ट ऑन द मोरल ऑफ ट्रुप्स। और ये एक इंस्टिगेशन में आता है कि आप लोगों को कहा कि अगर कल को कमांडर्स आपको ऑर्डर देते हैं तो आप उसको मत मानिए। नंबर 2, देखें आपके हर इंफॉर्मेशन रूम में रेजिमेंट में ट्रुप्स बैठे होते हैं शाम को मगरिब के बाद, एंड दे आर वेरी अलाइव टू व्हाट इज हैपनिंग, क्योंकि उनके कोलीग्स, उनके रिश्तेदार, उनके कमांडर्स सब शहीद हो रहे हैं, एंड दे आर वेरी सेंसिटिव अबाउट इट। कि जिस तरीके से हमारे लोग, खासतौर पर पॉलिटिशियन, वो भी ऑपोजिशन के, जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरीके से उन कुर्बानी को ज़ाया कर रहे हैं, ये अनएक्सेप्टेबल, अनकॉल्ड फॉर है। जिससे बड़ा सख्त इसका बैकलैश होगा। आई एम श्योर कि इसके ऊपर कहीं ना कहीं हमारे DGI की या किसी का भी बयान आना चाहिए कि ट्रुप्स को इस तरीके से इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी चाहिए। ये चीफ आर्मी स्टाफ का प्रोगेटिव है ट्रुप्स को एड्रेस करना, ट्रुप्स को कमांड करना, उनको ट्रेन करना, उनको ऑपरेशन रेडीनेस लेकर आना और उसके बाद उनको लड़ाना भी। लेकिन इस तरीके से वो मुजरिम जिसने कौम का पैसा लूटा हो, जो पूरी फैमिली को लेकर वहाँ बैठा हो, बीमारी के बहाने से वहाँ बैठा हो, पाकिस्तान से इनकार कर रहा हो, और वो बार बार चीफ आर्मी स्टाफ को, ISI को और ट्रुप्स को एड्रेस करके ऐसी बातें कर रहा हो, I think इसके ऊपर there should be end to it. It must have a full stop. अच्छा सर, just one more quick question for you. एक जो जवाब बनाया जाता है इंस्टीट्यूशन को टारगेट करने का, बार बार मरियम साहिबा भी करती हैं, नवाज शरीफ साहब भी कर रहे हैं, वो जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब का केस है। क्या आप समझते हैं कि उसमें कोई बाजवा साहब की तरफ से या कोई इसमें जो है सिर्फ उनके बयान के उसमें नहीं, आगे जाके इस पे कोई जो है वो कोई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए या इसका सद्देबाब होना चाहिए ताकि पूरी इंस्टीट्यूशन जो है वो मुतनाज़ ना बने? देखें, जनरल आसिम सलीम बाजवा ने बड़ी क्लियर डिटेल को पेश कर दी। उन्होंने ओपन टीवी के ऊपर सारा बता दिया, एक एक बात बताई। प्राइम मिनिस्टर गॉट सेटिस्फाइड और उनका बट अगर जनरल आसिम सलीम बाजवा समझते हैं, कि I'm available, अगर कोई मेरी इंक्वायरी करना चाहता है, FIA है, NAB है, प्राइम मिनिस्टर है, ही इज ऑलरेडी ओपन, उनको कहा है, तो देयर इज नो हार्म। और अगर वो कह रहे हैं तो आई कैन टेल यू कि दिस चीज इतना ही होगा। कभी जो स्टेटमेंट इन्हें दी गई है मेजर गौरेहार ने, जो कि आपको पता है कि किस तरीके से बात कर रहा है, वही एग्जैक्ट वर्ड हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर ने, जो कि इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, वहाँ उन्होंने बात की। और उसके बाद जिस एग्जैजरेटेड तरीके से की, ये इम्पॉसिबल है, ऐसे कभी हो नहीं सकता। इसलिए बड़ा रिबेटल उन्होंने जल्दबाजी ने सोच समझ के सारी अपनी फैमिली की डिटेल लेके उसको हाईलाइट की। आई थिंक इट मस्ट एंड। और आप टारगेट करना है तो आप फेडरल गवर्नमेंट को करें। आपको 2 साल में कभी नजर नहीं आया कि आपने कहा जी सिलेक्टेड गवर्नमेंट। अब जिस वक्त आपके ऊपर केसेस बन गए और 3 महीने में फैसला होने लगा है और 120 नए कोर्ट्स बन रहे हैं, तो यू नो योर पॉइंट। अच्छा, मुझे इसी पे क्विकली जरा खेलदार साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लेने, खलीम साहब की तरफ भी जाऊंगी क्योंकि बात हो रही है कोर्ट्स की। अब जिस किस्म की शिद्दत आ गई है बयानिए में, तो आपके लोग जब उनसे ऑफ द रिकॉर्ड बात करो तो वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में गिरफ्तारी जो है वो हो सकती है, टॉप टीयर की भी हो सकती है, बाकी भी हो सकती है। ये कैसे चलेगा फिर?
बात यह है कि गिरफ्तार पहले भी किया गया है हमारी समूरी तमाम लीडरशिप को। आज भी शहबाज शरीफ अपोजिशन मुल्क का अपोजिशन लीडर आज जेल में, पंजाब का अपोजिशन लीडर जेल में, बाकी सब तैयार हैं। इनकी गिरफ्तारी से हम डरने वाले नहीं। फिर ये तहरीक किस तरह चलेगी? तहरीक चलेगी। तहरीक आज अपने बलूचिस्तान में कोयटा में देख लिया, ये अवाम की आवाज़ है, अवाम आज लीड करेगी। बात ये कि जो आप मरियम नवाज़ के हवाले से कह रही हैं आसिम सलीम बाजवा साहब की, तो बात ये देखो आसिम सलीम बाजवा किसी इदारे में आज नहीं है, वो आज लेकिन टारगेट तो इदारे को उनकी तरफ से कभी इदारे पे ये इल्ज़ाम नहीं लगाया। ये आसिम सलीम बाजवा कल हुकूमत के तर्जुमान थे, वज़ीर आज़म के एडवाइजर थे, वज़ीर आज़म के एडवाइजर थे। जब आप ये कहते हैं कि आसिम सलीम बाजवा ने हमारी हुकूमत तोड़ने में भी किरदार अदा किया है, तो फिर तो आप इंस्टीट्यूशन को टारगेट करें ना, उसमें तो वहीं जब हम मुशर्रफ पे बात करते हैं, मुशर्रफ आज एक सियासी पार्टी का सरबराह है, तो हम उस पर तनकीद का हक रखते हैं, हम उस पर जो खदशात हैं हम बात कर सकते हैं। आसिम सलीम बाजवा आज हुकूमत का हिस्सा था, कल वज़ीर आज़म का था, तो हम उस पर बात कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? ये इदारा नहीं है आज इस पॉलिटिकल गवर्नमेंट के साथ कहते हैं बलूचिस्तान में हुकूमत गिराई, तब इदारे पे ही आप बात कर रहे हैं ना। ये चंद लोगों की बात करते हैं ना, नवाज शरीफ का बयान है, ये जो चंद लोग हैं, जिस तरह का ये खेल बंद होना चाहिए ना, पाकिस्तान इस तरह आगे नहीं बढ़ेगा। मुझे बताएं किस तरह बढ़े? नवाज शरीफ साहब कोई हुदूद की बात कर रहा है ना, हर कोई इदारा अपने हुदूद में रह के बात करें। से क्विकली रिस्पॉन्स ले लूं। हलीम साहब, ये कहाँ रुकेगा जाके इधर से? मतलब क्योंकि ऑब्वियसली जो इंस्टेबिलिटी उसका मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता, कहीं तो रिप्रोचमा दोनों साइडों से होना पड़ेगा। कहाँ रुकेगा जाके? क्योंकि आप हुकूमत में, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ। मोहतरम खेलदास साहब ने जो फरमाया, तो उसके तहत तो पाकिस्तान जब आगे बढ़ेगा, खेलदास साहब के मुताबिक, कि जब एक सुप्रीम कोर्ट से नाअहल शख्स जो कि करप्शन के अंदर जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नाअहल किया हो, उसको लेके बना दिया जाए। पाकिस्तान जब आगे बढ़ेगा कि हलीम साहब, आई एम सॉरी, आई हैव टू इंटरजेक्ट, प्रोग्राम मुझे क्लोज करना है। आपका बहुत शुक्रिया ब्रिगेड साहब, आपका बहुत शुक्रिया, फैसल साहब आपका, और खेलदास साहब आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन लगता ये है कि यहाँ पे जो ये मुतनाज़ा बयानिया दोनों साइडों की तरफ से आता है, और जो ये लड़ाई है इसमें शिद्दत आती जा रही है, ना कि इससे कि किसी रिप्रोचमा की तरफ जाएं, चीज़ें ठीक होती भी नज़र नहीं आ रही। हम आपसे इजाज़त लेते हैं, आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।